Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. We are starting the most important topics in Indian polity lecture series wherein we will compile current affairs from polity in the last 1 year. Here's a small announcement for you guys. You can access Arpita Sharma ma'am's Unacademy Plus classes on art and culture and revising current affairs through MCQs for prelims 2020-2021. For this, you need to subscribe to Unacademy Plus and use the code SHARMA20 to get 10% discount. Link is given below in description box. So now let's start our topic for today, which is Science, Technology and Innovation Policy 2013. स्टूडेंट्स ये 2013 में हमारी साइंस एंड टेक के रिलेटेड पॉलिसी बनाई गई है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसका गोल देखते हैं। जो एसएनटी पॉलिसी 2013 है, उसका गोल क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड वायबल साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम फॉर हाई टेक्नोलॉजी लेड पाथ फॉर इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? सृष्टि, SRISHTI। मतलब कहीं भी आपको MCQ आए कि सृष्टि किसके रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013। क्या गोल है इसका? कि हमें एक स्ट्रॉन्ग एंड वायबल साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम बनाना है। साइंटिफिक रिसर्च का और इनोवेशन का सिस्टम बनाना है जो कि स्ट्रॉन्ग एंड वायबल हो। किस लिए? ताकि हम इंडिया के लिए हाई टेक्नोलॉजी लेड पाथ बना सकें फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस पॉलिसी के। इट सीक्स टू सेंड सिग्नल टू इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी both in private and public domain that science, technology and innovation should focus on faster, sustainable and inclusive development of people। तो ये जो पॉलिसी बनाई गई है, ये क्या करना चाहती है? ये सिग्नल देती है इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में जो इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनके लिए ये सिग्नल है कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हो इंडिया के अंदर, इट शुड फोकस ऑन फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ पीपल। वो लोगों की फास्ट, सस्टेनेबल मतलब जो जल्दी खराब ना हो, और इंक्लूसिव जिसमें सारे हर वर्ग के लोग इंक्लूडेड हो, वैसी डेवलपमेंट फॉर द पीपल को फोकस करके साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होनी चाहिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फुल टाइम R&D पर्सोनल इन इंडिया बाय 66% ऑफ प्रेजेंट स्ट्रेंथ इन 5 years। मतलब आज जितने R&D पर्सोनल हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सोनल है इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, अगले 5 सालों में हमने उनको 66% और बढ़ा देना है। मतलब इतने नए लोग, नए साइंटिस्ट, नए रिसर्चर्स इस फील्ड में और ऐड होने चाहिए। ठीक है, अगर R&D पर्सोनल ज्यादा होंगे तभी रिसर्च ज्यादा हो पाएगी। इट लेज ग्रेटर थ्रस्ट ऑन इनोवेशन, एस्टेब्लिशिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड एनकरेजेस वुमेन साइंटिस्ट टू ज्वाइन R&D। तो इसका थ्रस्ट किस पे होगा? इनोवेशन पे। और क्या? एस्टेब्लिशिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च तभी होगी ना जब रिसर्च करने के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स, इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या करता है कि इनोवेशन इंक्रीज हो और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बने, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो और वुमेन साइंटिस्ट, ज्यादा से ज्यादा वुमेन साइंटिस्ट ये साइंस एंड टेक और इनोवेशन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज्वाइन करें। एक और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू पोजीशन इंडिया अमंग द टॉप 5 साइंटिफिक पावर्स ऑफ द वर्ल्ड बाय 2020। तो क्या है? 2020 तक इंडिया को हमने जो वर्ल्ड की टॉप 5 साइंटिफिक पावर्स हैं उसमें ऐड करना है। ठीक है, ठीक है। तो इस नेक्स्ट अब हम स्टूडेंट्स क्या देखते हैं? इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितनी होती हैं और जो ये पॉलिसी है ये क्या इन्विजन करती है कि कैसी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम 2009 का डाटा है ये देखें तो पूरे वर्ल्ड ओवर $1.2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है। इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है पूरे वर्ल्ड में एसएनटी पे। ठीक है, और जो ये $1.2 ट्रिलियन है, इसमें इंडिया का कितना शेयर है? इसमें इंडिया का शेयर 2.5% से भी कम है। ठीक है, और इसमें शेयर 2.5%, 2.5% से भी कम है। और अगर हम अपने जीडीपी के हिसाब से देखें तो जो हमारे जीडीपी में इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने परसेंट है? वो 1% भी नहीं है। मतलब हमारा जितना जीडीपी है उसमें हम साइंस एंड टेक पे 1% भी खर्च नहीं कर रहे। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी इंडिया का गोल क्या है? इंडिया का गोल है टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन साइंस एंड टेक 2% ऑफ इंडियन जीडीपी। जो 1% से कम है अभी, उसको इंक्रीज करके 2% ऑफ जीडीपी करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा? डबल से भी ज्यादा करना है, क्योंकि अभी 1% भी नहीं है। तो ये कैसे हो पाएगा? मतलब हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगे कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए? उसके बारे में ये पॉलिसी बोलती है कि इफ प्राइवेट सेक्टर रेजेस इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट टू मैच द पब्लिक सेक्टर, फिर हमारी इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ जाएगी। करंटली क्या है, अगर हम पब्लिक इज टू प्राइवेट का रेशो देखें साइंस एंड टेक में, मतलब जितना गवर्नमेंट खर्च करती है और जितना प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज और बाकी लोग खर्च करते हैं, तो क्या है, जितनी रिसर्च हो रही है, 3:1 रेशो है। मतलब 3 गवर्नमेंट की तरफ से है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट जो है 3 है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी रेशो में 1 अनुपात जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये पॉलिसी क्या इन्विजन करती है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, हमने प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है? ताकि वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को मैच कर पाए। ठीक है, तो हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइंस एंड टेक में कैसे इंक्रीज करेंगे? एफडीआई इंक्रीज करके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट जहां जहां पर कम है उसे ज्यादा करके, फिर साइंस एंड टेक पे इन्वेस्टमेंट पे कुछ टैक्स रिलीफ्स मिलनी चाहिए ये प्राइवेट प्लेयर्स को, फिर आईपीआर रेगुलेशंस को रिफॉर्म करके। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉलिसी का क्या विजन है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है। इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज करनी है? प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है ताकि वो पब्लिक एंड सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को मैच कर पाए। और क्या है? परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना करना है साइंस एंड टेक पे? 2% ऑफ जीडीपी साइंस एंड टेक पे खर्च होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिया की पोजीशन ऑफ इंडिया इन रिसर्च पब्लिकेशंस। करंटली क्या है? इंडिया रैंक्स 9th इन इंडिया रैंक्स 9th इन टोटल नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस। पूरे वर्ल्ड में जितनी रिसर्च पब्लिकेशंस हो रही हैं, तो उसमें इंडिया का कितना शेयर है, कितना रैंक है? 9th रैंक है। ठीक है, अगर हम पेटेंट्स फाइल्ड, नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड के हिसाब से देखें तो इंडिया का कितना रैंक है? 12th रैंक। ठीक है, तो अब अगर हम इसको परसेंटेज पे देखते हैं, रैंक तो हमने देख लिया 9th है रैंक नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस पे। अगर शेयर देखें तो हमारा 2001 में क्या शेयर था? 1.8% शेयर था टोटल नंबर ऑफ ये रिसर्च पब्लिकेशंस में। टोटल वर्ल्ड की जितनी रिसर्च पब्लिकेशंस हो रही थी उसमें इंडिया का शेयर सिर्फ 1.8% था। वो शेयर बढ़ के 2011 में 3.5 हो गया है। अब जितनी वर्ल्ड ओवर टोटल रिसर्च पब्लिकेशंस हो रही हैं उसमें से 3.5%, 3.5% इंडियन पब्लिकेशंस होती हैं। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया का क्या गोल है? इंडिया एम्स टू डबल इट बाय 2020। ये जो शेयर ऑफ पब्लिकेशंस है, अब ये कितना था? 2011 में 3.5% था। तो जब ये 2013 में पॉलिसी आई तो उसने क्या एम रखा कि 2020 तक इस 3.5% के शेयर को डबल करना है, हमने 7% करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि जो टॉप 1% इम्पैक्ट मेकिंग जर्नल्स होते हैं, टॉप के 1% जर्नल्स हैं, उसमें क्या है? इंडियन पेपर्स की क्या शेयर है? उसका शेयर है 2.5% ही। ठीक है, टोटल जर्नल्स में कितना शेयर है? 3.5%। टॉप 1% इम्पैक्ट मेकिंग जर्नल्स में कितना शेयर है? 2.5%। तो दिस पॉलिसी एम्स टू क्वाड्रुपल इट। ठीक है, इसको 4 टाइम्स करना है, मतलब 10% तक शेयर लेकर आना है 2020 तक। ठीक है, एक और इसका अगला फीचर क्या है कि दिस पॉलिसी एम्स एट नरिशिंग द रूट्स। मतलब क्या है? मतलब बच्चों के बचपन में ही उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च की तरफ अट्रैक्ट करना, ताकि वो बड़े होकर इस फील्ड में आगे बढ़ सकें, रिसर्च कर सकें, इनोवेशंस कर सकें। तो क्या है? दिस पॉलिसी एम्स टू अट्रैक्ट टैलेंट टू साइंस एंड करियर्स विद रिसर्च अर्ली फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ थ्रू वेरियस स्कीम्स। के स्कूल्स में ही ऐसी स्कीम्स बनाई जाए, उनके साइंस फेयर्स वगैरह हो और स्कीम हो, ताकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये बचपन से ही इस फील्ड की ओर अट्रैक्ट हो और अपना करियर बनाना चाहें। तो
आगे क्या पॉइंट है, विल एनेबल स्कूल साइंस एजुकेशन रिफॉर्म्स। इसके लिए क्या किया जाएगा, जो साइंस एजुकेशन होती है स्कूल्स में उसके रिलेटेड रिफॉर्म्स की जाएंगे। कैसे रिफॉर्म्स किए जाएंगे, टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव किया जाएगा, करिकुलम को चेंज किया जाएगा ताकि वो बहुत ज़्यादा रोड लर्निंग पे बेस्ड ना हो, और साइंस टीचर्स को मोटिवेशन, उनकी ट्रेनिंग की तरफ ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और इसका अगला पॉइंट क्या है, स्पेशल इंसेंटिव्स टू स्टिमुलेट रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज एंड डेवलप लीडर्स इन साइंस एंड टेक। ठीक है, वेरियस यूनिवर्सिटीज को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे ताकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च को स्टिमुलेट करें, रिसर्च को बढ़ावा दें। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, फॉर दिस पर्पस ए फ्यू इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स हैव बीन पुट अप। कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जिनको एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज यूज कर सकती हैं। तो उनमें क्या है, एडवांस्ड रिसर्च फैसिलिटीज हैं और इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, विच इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज कांट बाय। ये जो एडवांस्ड रिसर्च होती है उसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, वो मतलब बहुत महंगे होते हैं, दोज आर वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट्स। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि इतना ज़्यादा बजट नहीं होता, तो जो ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स पुटअप किए गए हैं, in those centers those facilities and equipments have been bought and put up, and more than one universities, कुछ आसपास की नज़दीक की जो कितनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो उन सेंटर्स को यूज़ कर सकेंगी, स्टूडेंट्स उनका लाभ उठा सकेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक सक्सेसफुल कंसेप्ट है ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन यूनिवर्सिटीज़। ये जो हम देखिए S&T का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज वगैरह, वो बहुत महंगी है। तो क्या कर सकते हैं हम, ये पूलिंग की तरह है, जैसे हम पूलिंग कहते हैं ना, कि कुछ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स पुटअप कर दिए कि उन इक्विपमेंट्स को, उन फैसिलिटीज को मोर देन वन यूनिवर्सिटी यूज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका है पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल R&D इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या है, India's participation will be encouraged in international consortiums to gain access to facilities for advanced research in cutting edge areas of science। मतलब बहुत सारे ऐसे रिसर्च हो रही है जिसमें एक से ज़्यादा कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इंडियन साइंटिस्ट को और इंडियन क्या यूनिवर्सिटीज़ को इनकरेज किया जाता है कि वो भी इन जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम्स फॉर साइंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करें और जॉइंट रिसर्च का हिस्सा बने। स्टूडेंट्स, इसके लिए एक जो ग्रेविटेशनल वेव्स पे रिसर्च चल रही है उसका हमने देखा कि एक लीगो करके ऑब्जर्वेटरी बनी है। इस रिसर्च का जो ग्रेविटेशनल वेव्स की रिसर्च है इसका इंडिया भी पार्ट है। ठीक है, और इसके लिए क्या है, इंडिया हैज डिक्लेयर्ड 2010 एंड 2020 एज द डिकेड ऑफ इनोवेशन। ठीक है, तो इस डिकेड को डिकेड ऑफ इनोवेशन डिक्लेयर कर दिया गया है और नेशनल इनोवेशन काउंसिल भी बना दी गई है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस पॉलिसी एम्स एट जेंडर पैरिटी। करंट सिचुएशन क्या है, नंबर ऑफ पर्सोनल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च, उसमें मेल मेंबरशिप फीमेल मेंबरशिप से काफी ज्यादा है। तो दिस पॉलिसी एम्स एट इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन R&D एक्टिविटीज। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, न्यू एंड फ्लेक्सिबल स्कीम्स टू एड्रेस मोबिलिटी चैलेंजेस ऑफ एम्प्लॉयड वीमेन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट्स। ठीक है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऑब्जर्वेटरीज होंगी, लैब्स होंगी, कई बार ये बहुत दूर दूर होती हैं और ये फीमेल्स के केस में मोबिलिटी का काफ़ी इशू आता है। एक और बात है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या है, मैरिज के बाद जनरली जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं वो अपने इन लॉज के घर जाती हैं, कई बार उनको पुरानी जॉब वगैरह छोड़नी पड़ती है या कुछ। तो इस पॉलिसी में एक और चीज़ है कि इट प्रोवाइड स्कोप फॉर री एंट्री ऑफ वुमेन इनटू R&D इन डाइवर्स एरियाज, कि अगर आपने एक एरिया में रिसर्च की है, बाद में मोबिलिटी के कारण आप कहीं और जाके दोबारा री एंट्री भी कर सकते हैं किसी और एरिया में। ठीक है, एक तो ये मोबिलिटी चैलेंजेस को एड्रेस करती है, एक री एंट्री को भी एड्रेस करती है ताकि जेंडर पैरिटी इस फील्ड में इंक्रीज की जा सके। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड्स।
ट्रांसपेरेंट सेंट्रली इम्प्लीमेंटेबल परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स विल बी पुट इन प्लेस टू रिवॉर्ड द टैलेंट। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, अगर रिवॉर्ड का जो तरीका है अगर वो फेयर नहीं रहेगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन ये आगे नहीं बढ़ सकती। तो क्या है, गवर्नमेंट क्या इन्विजन कर रही है कि एक ट्रांसपेरेंट सेंट्रली इम्प्लीमेंटेबल परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई जाएगी, ठीक है, कि जो साइंटिस्ट को इंसेंटिव्स मिलेंगे उनकी परफॉर्मेंस से लिंक्ड होंगे, कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा, कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो टैलेंट को ठीक रिवॉर्ड मिलेगा, तभी इस फील्ड में टैलेंट और आएगा, ठीक है। और क्या है, ये पॉलिसी एम करती है जनरल पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, उसके लिए जनरल पब्लिक को भी अवेयर किया जाए, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, वाइट पेपर्स रिलीज किए जाएंगे, मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड सिंपल लैंग्वेज में वाइट पेपर्स रिलीज किए जा सकेंगे, ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है, अवेयर जनरल पब्लिक है, उसको भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है इंडिया में, उसके बारे में पता चल सके, ठीक है। एक और बात है स्टूडेंट्स, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इनोवेशंस होती हैं सारी, ठीक है, अगर वो रूरल एरिया के रिलेटेड हैं, कुछ नई सर्विसेज लॉन्च होती हैं जिनको डिलीवर करना है, ठीक है, तो उसके लिए कैसे डिलीवर किया जाएगा, तो इसके लिए ये पॉलिसी एनविजन करती है कि एनजीओज की हेल्प ली जाएगी, ठीक है। इन केस ऑफ रूरल रिलेटेड आउटपुट्स ऑफ एसएनटी इनोवेशन, जो रूरल रिलेटेड आउटपुट्स होंगी, सर्विस ऑफ एनजीओज विल बी टेकन फॉर डिलीवरी ऑफ सच सर्विसेज। अगर इन सर्विसेज की डिलीवरी के लिए एनजीओज की जरूरत पड़ेगी तो ली जाएगी एनजीओज की हेल्प। दिस पॉलिसी विल हेल्प इनोवेशंस टू ट्रांसफॉर्म इनटू कमर्शियल एप्लीकेशंस। अगर हम उन इनोवेशंस को जनरल पब्लिक तक लेकर जा सकें, ठीक है, रूरल हाउस होल्ड्स तक, द लास्ट मैन स्टैंडिंग उसके तक लेकर जा सकें, तो ये इनोवेशंस किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, कमर्शियल एप्लीकेशंस में, ठीक है। अगर हम उसका यूज बढ़ाएंगे तभी तो वो एप्लीकेशन की फॉर्म में आगे आएगी ना। और ये इसका हम देख भी चुके हैं कि क्या चाहती है ये पॉलिसी, प्लेसिंग इंडिया अमंग टॉप 5 ग्लोबल पावर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसके लिए इसको कैसे करना है, एजेंडा क्या सेट किया है इस पॉलिसी में, 10 areas of high impact potential to be identified for S&T intervention, ठीक है। 10 एरियाज ऐसे 10 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि जिनमें S&T साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन का बहुत स्कोप है। और वो किस तरह से इंटरवेंशन की जाएगी, उन एरियाज में आइडिया से लेकर उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन, बाद में प्रोडक्ट या सर्विस का बनना, और जब तक वो मार्केट तक रीच नहीं कर सकती, ठीक है। इस पूरे के पूरे एरिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन की जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी आर्टिकुलेटेड बाय इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR जो है उसने एग्रीकल्चर की R&D पॉलिसी बना दी है। तो अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, इट एम्स टू इंटीग्रेट एग्रीकल्चर की जो रिसर्च की पॉलिसी है उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च की पॉलिसी से इंटीग्रेट करो, कि दोनों साथ साथ में चलें और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प एग्रीकल्चर में ली जा सके, ठीक है। फिर जैसे अगर ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी है, इट कैन ऑल्सो प्ले एक्टिव रोल इन नेशनल एक्शन प्लान इन क्लाइमेट चेंज, कि जो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड अब स्कीम्स बन रही हैं सारा, उसके लिए भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा सके। वैसे ही जो S&T साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इनपुट्स हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेंगे तो इट कैन लीड टू एनहांस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। और उसके बाद इस पॉलिसी के कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं, वो ये है कि सबसे पहले दिस पॉलिसी इग्नोर्स ट्रेडिशनल नॉलेज, जो इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको कैसे, जो हमें हमारे पूर्वजों को पता था उसको हम कैसे साइंस एंड टेक के फील्ड में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में इस पॉलिसी ने कुछ नहीं कहा है, ठीक है। फिर एक और बात है स्टूडेंट्स, जो हम देखते हैं कि बहुत बार रिसर्च पेपर्स जो होते हैं वो साइंटिस्ट या रिसर्चर का बायोडाटा इंक्रीज करने के लिए ही बनाए जाते हैं, कि चलो अगर मतलब ये थोड़ा ये पेपर बना देते हैं, इससे वहाँ एडमिशन मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, ये सब। तो ये जो सारे पेपर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इनोवेशन की तरफ या रिसर्च की तरफ
ओरिएंटेड नहीं होते, ठीक है, तो इन पेपर से कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। तो सो इस जेन्युइन, हमें सिर्फ नंबर ऑफ पेपर्स इंक्रीज नहीं करना है, हमें जेन्युइन पेपर्स को ये जेन्युइन रिसर्च पेपर्स को इंकरेज करना है। बोगस पेपर्स से नंबर्स तो इंक्रीज हो जाएंगे लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज आएगा नहीं, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि दिस पॉलिसी डजंट स्पीक अबाउट एनी इम्प्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के बारे में ये पॉलिसी ज़्यादा कुछ बात नहीं करती है, विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर फर्दरेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक। एक और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस पॉलिसी ने कुछ स्ट्रक्चरल या कुछ प्रोसीजरल चेंज लाने के बारे में कुछ भी बात नहीं की है, ठीक है। अगर कुछ ब्रेक थ्रू चेंज के पूरा स्ट्रक्चर के चेंज करना हो या कुछ पढ़ाई का, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड रिसर्च का कुछ प्रोसीजर चेंज करना हो, ऐसी कुछ स्ट्रक्चरल या प्रोसीजर चेंज की बिल्कुल बात नहीं की गई है, ठीक है। दिस पॉलिसी पुट्स ओनस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन प्राइवेट सेक्टर। ये पॉलिसी क्या कहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करे और पब्लिक सेक्टर के बराबर की करे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बहुत बार जो प्राइवेट सेक्टर है उसका ओनस जो होता है वो प्रॉफिट मेकिंग पे होता है एंड दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स। ये थे क्रिटिसिज्म। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ स्कीम्स देख लेते हैं साइंस एंड टेक के रिलेटेड। इस पॉलिसी के आने के बाद बहुत सी स्कीम्स आई हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, ठीक है। तो मतलब उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट की हैं। जैसे एक है वज्र स्कीम, VAJRA, क्या है, विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है, ये क्या करती है, NRI या ओवरसीज साइंटिस्ट को पे करती है सो दैट दे कैन कम एंड टीच इन इंडिया, ठीक है, ताकि इंडिया में जो उनके रिसर्च होगी वो इंडियन स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सके। ये क्या स्कीम है, वज्र स्कीम, जिसमें NRI या ओवरसीज साइंटिस्ट को बुलाया जाता है ताकि वो इंडिया में पढ़ा सके, ठीक है। एक ये स्कीम है स्पार्क स्कीम, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च कोलैबोरेशन। ये HRD मिनिस्ट्री की स्कीम है। तो ये इस स्कीम के अंदर क्या करती है, दिस मिनिस्ट्री पेज फॉर joint research projects between Indian institutes and globally ranked foreign institutes। Indian institutes और foreign institutes के बीच में जो joint research projects होंगे उनको इस स्कीम के अंतर्गत फंड किया जाएगा। फिर एक है ये NEAT, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ये क्या है, इसमें जो HRD मिनिस्ट्री और एजुटेक कंपनीज हैं वो इकट्ठे कोलैबोरेट करके क्या बनाएंगी, लर्निंग ऐप बनाएंगी फॉर हायर एजुकेशन, लर्निंग ऐप एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन। एक और है इम्प्रिंट इंडिया। इम्प्रिंट इंडिया में क्या है, IIT एंड IISc जॉइंट इनिशिएटिव है टू वेरियस साइंस एंड टेक चैलेंजेस। तो जो साइंस एंड टेक के चैलेंजेस इंडिया को फेस कर रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए IITs एंड IISc ने एक जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड इन 2015। ऐसी फ्रेंड्स, जैसे हमने इसमें पहले देखा था अपने ये प्रेजेंटेशन में कि बच्चों को स्कूल टाइम से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ इनकरेज किया जाएगा। इसके लिए इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक स्पेशल प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, वो है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इस तरीके से इनकरेज किया जाएगा कि बाद में वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च फील्ड को ज्वाइन कर सके। Thank you so much.